हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड। जैसे कि हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, जिस मॉडल में बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, और जो इक्वेशंस होती हैं वो स्पेसिफाइड नहीं होती। यानी कि कोई एक इक्वेशन किसी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ बनी हुई है, तो किसी दूसरे इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जो एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, जिनका जो एक टाइम पे तो डिपेंडेंट है लेकिन किसी अगले टाइम पे जाकर इंडिपेंडेंट बन जाती हैं। तो ऐसे जो मॉडल्स होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मॉडल जो होते हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस में OLS जो मेथड है वो एप्लीकेबल नहीं है। और साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए हमने इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड की बात की थी, और टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड हमें इसके लिए पढ़ना है। फिर हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस मॉडल्स को जब स्टडी करना था तो हमने यहाँ पर बात की थी कि इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने टू मेथड्स किए थे, जिसमें एक रैंक मेथड था और दूसरा हमारा जो मेथड था वो था ऑर्डर कंडीशन। तो उसके अकॉर्डिंग हम इन इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिफाइड है या नहीं ये पता कर लेते हैं। और यदि आइडेंटिफाइड होती है इक्वेशन तो हम इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। और इक्वेशन यदि आइडेंटिफाइड या फिर ओवर आइडेंटिफाइड होती है तो हमारी मर्जी होती है कि हम उस पर, यदि आइडेंटिफाइड है तो इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, साथ में टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि हमारी इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है तो ओनली एंड ओनली टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर आप इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। तो कहने का मतलब हुआ, जब हम अपनी साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हमारी रहती हैं उन इक्वेशंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफाइड में दो सिचुएशन आ सकती है, अंडर आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड। अंडर आइडेंटिफाइड के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है, इस तरह की इक्वेशंस को एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आपकी इक्वेशन आइडेंटिफाइड है तो आइडेंटिफाइड इक्वेशंस में आपके पास दो सिचुएशंस होंगी, या तो वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड होगी या फिर वो ओवर आइडेंटिफाइड होगी। यदि एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है तो इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड यहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर पाएंगे। तो आपकी इक्वेशन यदि एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है तो उसमें आप ये दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपकी इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ किया जाएगा। और आज हमारी जो टॉपिक रहेगा स्टडी का वो टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड ही रहेगा। तो बच्चे, पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो ये टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड है, इस मेथड को एक एक्सटेंशन बोला जाता है कि दिस इज़ ए एक्सटेंशन ऑफ, किसकी एक्सटेंशन है ये, इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड की। दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड एंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल मेथड। और किसकी एक्सटेंशन है, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल मेथड। अब ये इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल मेथड क्या होते हैं, ये मेथड तब यूज़ किए जाते हैं बच्चे जब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि जब हम किसी भी एक इक्वेशन को सोल्व करके और एस्टिमेट्स क्लियर फॉर्म में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब वही हुआ, जहाँ पर साइमल्टेनियस जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करेगा, वहाँ पर उन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल मेथड यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड है। और
टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड है। तो ये जो हमारा टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड एंड इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल मेथड। और ये जो मेथड है टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड, इट वाज डेवलप्ड बाय, किन्होंने डेवलप किया था इसको, एच थेल ने डेवलप किया था। और इंडिपेंडेंटली फिर इससे कुछ अलग इन्होंने जो डेवलप किया उससे अलग इनको फिर किसने डेवलप किया था, आर एल बार्समन ने। तो these are the people who invented two stage list square method. It is very important method जहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है या तो वो आइडेंटिफाइड है या ओवर आइडेंटिफाइड है, तो उस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हैं। और जो एम है, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस मेथड, एक तो कि इसका यूज़ कब करते हैं, इसका यूज़ तब करते हैं जब हमारी इक्वेशन या तो आइडेंटिफाइड है या ओवर आइडेंटिफाइड है। सेकंड, व्हाट इज़ द एम, तो जो एम है बच्चे वो यही होगा कि जो हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन बायसनेस है उसको क्या करना होगा, इलेमिनेशन करना होगा, उसको रिड्यूस करना होगा। किसको इलेमिनेट करना होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो बायसनेस है उसको रिड्यूस करना एम है टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड का। तो बच्चे जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड, तो वी हैव टू डिस्कस टू स्टेज फॉर दिस मेथड। इस मेथड को करने के लिए हमारे पास टू स्टेजेस हम गो थ्रू करेंगे। देर आर टू स्टेजेस या वी कैन से कि देर आर टू स्टेप्स। स्टेप वन की यदि हम बात करें तो स्टेप वन में क्या होगा, देखिए स्टेप वन में जो है, स्टेप वन किसके लिए यूज़ किया जाएगा, टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड में हम टू स्टेप्स यूज़ करते हैं। और स्टेप वन का जो यूज़ है वो किया जाता है कि जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन है किसके बीच में, कोरिलेशन है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच में एंड एरर टर्म के बीच में। जो कोरिलेशन है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एरर टर्म के बीच में, उस कोरिलेशन को ख़त्म करने के लिए पहला जो स्टेप रहता है हमारा टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड में, वो रहता है कि जो हमारी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं और जो हमारे एरर टर्म्स हैं उनके बीच में जो कोरिलेशन है उसको ख़त्म करना। ओके, फिर ख़त्म करके हम क्या करेंगे, जो हमारे जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स को हम रिग्रेस करेंगे। उनको क्या करेंगे, हम रिग्रेस करेंगे। किस पर रिग्रेस करेंगे बच्चे, द प्री डेटरमाइंड वेरिएबल्स पे। जितने भी हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स को हम एक एक करके जो हमारे प्री डेटरमाइंड वेरिएबल्स हैं उन पर हम क्या करेंगे, रिग्रेस करेंगे। रिग्रेस्ड ऑन प्री डेटरमाइंड, मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं रिलेशन किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल में। और प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जो सर्टेन है, जिनकी वैल्यू दी हुई है, वो जैसे कि इन्वेस्टमेंट, कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, दिस इज प्री डिटरमाइंड वेरिएबल। तो प्री डिटरमाइंड वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू दी हुई होती है। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ये हमारी इक्वेशन है बच्चे, सी टी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बी वाई टी प्लस यू टी। इस इक्वेशन में ये हमारा वाई टी है, जो ये क्या है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारी एरर टर्म है। तो हमें सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यानी कि वाई टी और जो हमारी एरर टर्म यानी कि म्यू टी है, इसके कोरिलेशन को हमें ख़त्म करना है। इस कोरिलेशन को ख़त्म करके फिर हम वाई टी जो हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल था, इस वाई टी को रिग्रेस करते हैं किसी भी प्री डेटरमाइंड वेरिएबल पे। इसको हम रिग्रेस करते हैं प्री डेटरमाइंड वेरिएबल पे। क्लियर है। दूसरा जो स्टेप रहेगा, दूसरे स्टेप में क्या किया जाएगा, जब हम
वाई टी को रिग्रेस करते हैं प्री डेटरमाइंड वेरिएबल्स थे, तो हमें कुछ एस्टिमेट्स मिलेंगे वाई टी के। भाई वाई टी है जो हमने इसको रिग्रेस कर दिया है प्री डेटरमाइंड वेरिएबल्स पे, वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू दी हुई है, तो उनकी तो वैल्यू पता है आपको कि भाई जैसे वाई टी को हम रिग्रेस कर दें इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट एक प्री डेटरमाइंड वेरिएबल है, पता है 30% इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम कितनी हो जाएगी। तो ये है जिनकी वैल्यू दी हुई है। तो प्री डेटरमाइंड वेरिएबल्स पे हमने वाई टी को रिग्रेस किया। ऐसा करने से हमें वाई टी के क्या मिल गई, एस्टिमेट्स मिल गए। उन एस्टिमेट्स को देखो, वाई टी को जब हमने प्री डेटरमाइंड वेरिएबल्स पे रिग्रेस करा तो हम क्या क्या ऑब्टेन कर पाए, एस्टिमेट्स ऑफ वाई टी। हमें वाई टी के क्या मिल जाएंगे, एस्टिमेट्स मिल जाएंगे। अब क्या करना है कि जो वाई टी यानी कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के जो एस्टिमेट्स हमें मिले हैं, उन एस्टिमेट्स को रिप्लेस कर देना है ओरिजिनल इक्वेशन में। अब ये देखो, ये हमारी एक इक्वेशन थी, ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल था। पहले स्टेप में हमने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और म्यू टू के कोरिलेशन को ख़त्म किया। ख़त्म करने के लिए हमने वाई टी को प्री डेटरमाइंड वेरिएबल पे रिग्रेस कर लिया। रिग्रेस करने के बाद हमें वाई टी के एस्टिमेट्स मिले। अब ये जो वाई टी के जो एस्टिमेट्स हमें मिले हैं, इन एस्टिमेट्स को हम, ये सेकंड स्टेप में हमें एस्टिमेट्स मिल गए हैं वाई टी के, और अब इन वाई टी के एस्टिमेट्स को हम ओरिजिनल इक्वेशन में सेट कर देंगे। वाई टी के एस्टिमेट्स को हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में सेट कर देंगे, और ओरिजिनल इक्वेशन में सेट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उस पर हम क्या कर देंगे, ओ एल एस मैथड अप्लाई कर देंगे। दैट्स वाई दिस इज नोन टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड। क्योंकि हमने इसमें पहले स्टेप में क्या किया, क्योंकि कोरिलेशन को खत्म करना है, कोरिलेशन को खत्म करना है तो वाई टी को प्री डेटरमाइंड वेरिएबल पे रिग्रेस कर दिया, रिग्रेस करके ओ एल एस अप्लाई किया। क्योंकि इसके जो एस्टिमेट्स मिलेंगे बच्चे, वाई टी को जो हमने रिग्रेस किया है प्री डेटरमाइंड वेरिएबल पे, यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ओ एल एस अप्लाई करना पड़ेगा। ओ एल एस अप्लाई करके इसके हमें क्या मिलेंगे, एस्टिमेट्स मिलेंगे। तो एक बार ओ एल एस यहाँ अप्लाई हो गया एक स्टेज पे। दूसरा जो है, यहाँ पर जब हम ओ एल एस अप्लाई करके हमें जो एस्टिमेट्स मिल रहे हैं, उन एस्टिमेट्स पर हम फिर जो भी एस्टिमेट्स होंगे उन एस्टिमेट्स को हम यहाँ वाई टी की जगह पे रखेंगे, और फिर हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो एक रेड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन होगी। रेड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन सभी बच्चों को बनानी आती है। तो एक हमारे पास फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन पर हम फिर से क्या कर सकेंगे, जो वो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन में यहाँ पर जो वाई टी के एस्टिमेट्स होंगे और जो एरर टर्म होगा उसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, और उस इक्वेशन पर हम फिर से क्या लगा देंगे, ओ एल एस मैथड लगा देंगे। तो इसलिए बोला जाता है इसको टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं सोल्व। बच्चे ये देखें, हमारे पास क्या इक्वेशन दे रखी है, हमारे पास दिया हुआ है सी टी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई टी प्लस म्यू टी, और वाई टी इज इक्वल टू सी टी प्लस आई टी। ये देखिए, यहाँ पर जो वाई टी है ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, बट यहाँ पर ये जो है क्या बन गया है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है, क्योंकि जो ये इक्वेशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो साइमल्टेनियस बायसनेस है वो पाई गई है। तो इस इक्वेशन का पर हमें किस तरह से सोल्व करना है, डायरेक्ट ओ एल एस मेथड तो यहाँ अप्लाई होगा नहीं, वी कांट अप्लाई डायरेक्ट ओ एल एस मेथड हेयर बिकॉज दिस इज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। This is not a single equation with some dependent and independent variable. Although this is a simultaneous equation where if the variable is independent in one equation, it will become dependent variable in another equation. As you see in equation 1, yt is a independent variable or a explanatory variable, and in equation 2 yt is a dependent variable. Now
First thing we have to see which equation is identified. First way to solve this type of simultaneous equations, we have to identify the equation. We have already discussed two methods to identify the equation. Now I am going to represent only one because we have already revised it many times. So there is only if we want to see whether this equation is identified or not, we will use order condition. Order condition method. In order condition method, there is a formula k minus m should be greater than and equal to g minus m. What is k? K is the total number of variable in equations. ओके, इन द सेट ऑफ इक्वेशन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे? के बोलेंगे. तो दिस इज द सेट ऑफ इक्वेशंस. हियर सी टी, वाई टी एंड आई टी, ओनली 3 वेरिएबल्स आर there in this set of equation. And what is m? M means the variables of the equation which we are going to identify. Variables of the equation which we are going to identify. Here we are going to identify equation number 1, and there are how many variables in equation number 1? Ct and yt. There are only 2 variables. Is it should greater or equal to which? G. What is G? G means number of equations. How many equations are here, bachche? There are 2 equations, 1 and 2. And what is, sorry, this is not m, this is 1. Every time I make this mistake. This is 1. 2 minus 1. So we are going to see the 1 is equal to 1. It means this equation is identified. This equation is identified equation. And now we can apply ILS, indirect least square method, and two-stage least square method on this identified equation, because this is exactly identified equation. And on exactly identified equation, I have told you we can apply either indirect least square method or two-stage least square method. We have already done indirect least square method, in which what we have done, we have to reduce the equation in the reduced form, then that will become a structural reduced form equations. These are the parameters of the structural equation. We will have to estimate the parameter of the reduced equation, and from the estimates of the reduced equation we can derive the value of the parameters of the structural equation. In this way we can estimate the equation in indirect least square method. But now we have already done indirect least square method very well. Now we are going to discuss two-stage least square method here. So on the same equation, now we will apply two-stage least square method. All of you know how to reduce a equation into a reduced form. I hope all of you know, as we are observing here, there are two equations. If we put the value of yt, if we put the value of yt in equation number 1, if we put the value of yt in equation number 1, what we will get? As we know, in the two stage, अब हम कर रहे हैं टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड, एंड देयर आर 2 steps. In first step what we will do, we have already discussed कि we will reduce the correlation between explanatory and error terms, and we will regress the explanatory variable on the predetermined variables. So here first what we will do, we will put the value of yt in equation 1, and we will get ct is equal to अल्फा प्लस बीटा. yt में हम क्या रखेंगे? ct प्लस it प्लस ut is equal to 3. Okay, now ct is equal to अल्फा प्लस बीटा ct प्लस बीटा it प्लस mu t is equal to 4. नाउ सी टी माइनस, इसको मैं इधर ले आऊँ, बीटा सी टी, उधर रह गए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा
it plus mu t. Now we will uh, take ct as common. What we will get? 1 minus beta alpha plus beta it plus mu t. Now we will divide this equation number 5 from 1 minus beta. Then what we will get? ct is equal to alpha upon 1 minus beta plus beta upon 1 minus beta it plus ut. And because this is a reduced form, this is the reduced form of equation number 1. We have already done it in many examples. This is the reduced form of equation number 1. Now we will rewrite it like this.